बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम ये टॉपिक जो है वो लास्ट लेक्चर में देख रहे थे शेयर। इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट है वो हमें जो सेशन में डिस्कस किए, उसी से को लेकर कुछ आगे बढ़ते हैं कि फर्दर जो है वो क्या सूरत है। मैंने ट्रांसफ़र ऑफ शेयर से पहले जब आपको शेयर की जो टाइप्स हैं वो बतानी थी, लेकिन टाइप्स बताने से पहले ज़रूरी हो गया कि मैं आपको कैपिटल की जो टाइप्स बताऊँ जो मैंने कैपिटल की उससे पहले आपको बताई। अभी आपको शेयर की जो मैं पहले जो तीन मेजर इसकी जो टाइप्स हैं वो पहले आपके साथ शेयर करूँगा, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको जो प्रोसीजर है सारा इसके ट्रांसफ़र के हवाले से उसको लेकर चलेंगे। तीन इसकी जो कैटेगरीज हैं, एक है आपका प्रेफरेंस शेयर, दूसरा ऑर्डिनरी शेयर और तीसरा आपका है डेफर्ड शेयर। जो आपका प्रेफरेंस शेयर है ये बेसिकली प्री डिटरमिन होता है और सबसे प्रायोरिटी बेस पर आपको डिविडेंड में जो आपको शेयर जो है वो उन शेयर होल्डर्स को वो है होल्ड द प्रेफरेंस शेयर उनको जो दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड प्री डिटरमिन रेट के साथ जमा दिया जाता है और सबसे पहले दिया जाता है। दूसरा है आपका जो ऑर्डिनरी शेयर, इसमें यह कि प्रेफरेंस शेयर का जो रेट है वो प्री डिटरमिन उनको देने के बाद जो बाकी बचेगा उसको इक्वल बुनियादों पर जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और तीसरा आपका डेफर्ड है। ये डेफर्ड शेयर बेसिकली एक मैनेजमेंट शेयर भी इसको कहते हैं। जब आपको शुरू में मैंने बात बताई थी कि जो प्रोमोटर्स होते हैं या जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट समटाइम वो अपने सर्विसेज का जो वो इन कैश जो है वो फीस ले लेते हैं, फीस की सूरत में, और वो अगर उनको फी की सूरत में मिलता है तो वो उनकी सर्विसेज और उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है जो मामला है वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने कंपनी को फॉर्मेट किया, कंपनी की फार्मेशन के हवाले से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया लाइक के प्रोमोटर्स ने, तो उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट आपने उनको फ़ी दे दी, रेन्यूमरेट कर दिया, उनको उनका मुआवजा अदा कर दिया, तो वो बात हुआ। लेकिन बाद ऐसे है कि शुरू में कंपनी उनको मुआवजा नहीं दे सकती या टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी तय होती हैं कि वो शेयर जो वो रखना चाहते हैं, तो उनको उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट जो शेयर जो वो दिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं कंपनी की जानब से। दोस्त शेयर आर बेसिकली कॉल्ड डेफर्ड शेयर। तो ये तीन बेसिक है। प्रेफरेंस में और थोड़ी सी मेंशन करता हूँ टॉपिक प्रेफरेंस। और दूसरी आपकी आगे ऑर्डिनरी और तीसरी आपकी डेफर्ड शेयर। ये आपकी जो तीन टाइप्स हैं या काइंड्स जिसको हैं। ये आपको जो वो अपने ज़हन में रहनी चाहिए। इनमें प्रेफरेंस शेयर वन सेकेंड में रिपीट कर देता हूँ कि दो शेयर विच एंजॉय अ राइट to receive a predetermined rate of the dividend. Dividend वो मुनाफा होता है जो कंपनी का होता है। Before the other shareholders are called the preference share. इनके बाकी सबसे पहले और इनका रेट पहले से डिटरमिन होता है, प्री डिटरमिन है। प्री का मतलब होता है पहले और डिटरमिन तयन शुदा, पहले से तयन है। ये नहीं कि इतना मुनाफा आएगा अब उसमें से जो बनेगा वो आपको देंगे, बल्कि पहले से उनका जो रेट है उनके डिविडेंड के अंदर वो उनका तय है। और दूसरे ऑर्डिनरी हैं, ये वो है कि जब मुनाफा आएगा तो एज पर रिस्पेक्टिव शेयर उस वक्त के लिहाज से जो बनेगा वो उनको दिया जाएगा। तो वो आप उसको यूँ कह लें कि ऑर्डिनरी शेयर बेसिकली पोस्ट डिटरमिन शेयर उसको आप कह लें, या पोस्ट डिटरमिन रेट जो है वो आप उसको कह लें कि पोस्ट डिटरमिन से मुराद कि जब मुनाफा आएगा उसके बाद उसका तयन होगा उनके मुनाफे का। और प्री डिटरमिन वो होगा कि जो मुनाफा आने से पहले ही उनको जब शेयर इशू हुआ
तो शेयर जो जैसा कि आपको पता है कि एक डॉक्यूमेंट है which consists upon the terms and conditions agreed between the shareholder and the company, कि आपने कितना शेयर लिया, कितनी मालियत है, उस पर आपने पेमेंट कर दी, उस पर क्या आप कौन सी कैटेगरी में फाल करते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर में फाल करेंगे, ऑर्डिनरी में फाल करेंगे, आप डेफर्ड में फाल करेंगे, आपका रेट डिटरमिन होगा, पोस्ट डिटरमिन होगा, ये सारी चीज जो है वो उस शेयर की उस डॉक्यूमेंट में जो मेंशन होती है। तो उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर जो है वो ये चीज का जो तय होता है कि वो कौन से शेयर की कैटेगरी में फाल करते हैं। और दूसरा आपका ये जो ऑर्डिनरी है, ये जो रूटीन में शेयर होता है, जो प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड उनका देने के बाद बाकी जो नेट प्रॉफिट बचता है उसमें से जो उनका अपना रिस्पेक्टिव शेयर आता है शेयर जो बनेगा वो उनको जो वो अदा किया जाएगा। तो ये तो तीन चीजें। तो बात हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो देख रहे थे वहां से हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी, it can be transferred in a manner provided by the article of association of the company. Who can transfer? Shareholder has a power to transfer his share. अब determination of the value of the share, this is important. The value of is measured by the nominal amount of the share and by the right of an obligation relating to its defined by the company ordinance. कि जो शेयर की जो वैल्यू होगी, शेयर की जो वैल्यू होगी वो डिटरमिन की जाएगी उस शेयर की लायबिलिटी के साथ, जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो ये बताया कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड बाय शेयर है या उसकी लायबिलिटीज किस हद तक है, और फिर ये कि कंपनी ऑर्डिनेंस के अंदर इसके हवाले से जो लॉ प्रोवाइडेड है उस तीन चीजों को मिलाकर जो देखा जाएगा कि उसकी जो फिर चौथी चीज जो है वो ये है। अच्छा, यहाँ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस तरीके से ये जो हमने 1 करोड़ रुपीज यानी 10 मिलियन पर जब बिजनेस कंपनी का स्टार्ट करें और हमने हर शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए की है, तो अब जब ट्रांसफर 6 माह बाद या साल बाद जब एक बंदा ये शेयर जो है वो ट्रांसफर करने जा रहा है, अपना शेयर ट्रांसफर करने जा रहा है, तो जहां इसकी लायबिलिटी को कंसीडर किया जाएगा कि इस शेयर की लायबिलिटी क्या है टुवर्ड्स कंपनी, तो वहां ये भी देखा जाएगा कि इस शेयर की इनकम कितनी है। देखिए ना, आप अगर आप एक मकान या एक जो प्लॉट है या एक जगह पर आप अपनी कोई शॉप है आपकी, तो जब आप उसको सेल करते हैं तो कहाँ से उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन होती है। शॉप की वैल्यू इस बात से डिटरमिन होती है कि उसकी सेल कितनी है। वो शॉप जो वो ओवर पॉपुलेटेड एरिया के अंदर जो वो सिचुएट करती है या किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर सिचुएट करती है। अब एक राजा बाजार में या सदर में या फैजाबाद में या किसी ओवर पॉपुलेटेड एरिया के अंदर जो वो एक शॉप जो सिचुएट करती होगी, तो ऑफ कोर्स उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। एक तो ये देखा जाएगा कि उसके अंदर जो सामान है वो कितना है, फिर उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सामान, तो चलो वो देखा जा सकता है, उसको लिस्टेड किया जा सकता है, उसको वीडियो लगाई जा सकती है, लेकिन उसका जो रेट तय होगा वो उसकी सेल से होगा कि उसकी इनकम कितनी है। ये इंपॉर्टेंट, आपने ये बात ध्यान में रखनी कि जो वैल्यूएशन उसकी शेयर की होगी, तो चूंकि कंपनी ने जो है वो एक शेयर को 1 लाख के बराबर कहा हुआ है, अब वो बंदा जो शेयर अपना बेच रहा है तो उसकी वैल्यू अब 1 लाख रुपए होगी। 1 लाख रुपए तो उसकी डॉक्यूमेंटेड वैल्यू है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू भी है। यानी कि मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको शॉप की मिसाल दी, तो शॉप के अंदर अगर उसके डॉक्यूमेंटेड लिहाज से देखें या प्रैक्टिकल उसकी देखें, तो शॉप के अंदर जितना मटेरियल पड़ा होगा वो उसकी वैल्यू है, मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उस वैल्यू के साथ साथ उसकी जो इनकम जनरेट वहां से होती है वो जो है उसके साथ कैलकुलेट होगी। वो तो उसकी शॉप की एक तो बिल्डिंग होगी, एक बिल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ मटेरियल होगा, बिल्डिंग की अपनी वैल्यू है, वो कहाँ सिचुएट करती है उस लिहाज से उसकी वैल्यू निकलेगी। ये एक वैल्यू ये होगी, दूसरी वैल्यू उस सामान की होगी जो शॉप के अंदर पड़ा हुआ है, और तीसरी वैल्यू किस चीज की होगी कि उस शॉप का जो बिजनेस है, जिस बिजनेस के नतीजे में वो इनकम जनरेट कर रहा है। अब देखिए एक शॉप में 1 लाख रुपया जनरेट कर रही है मंथली, और एक शॉप में 10 लाख रुपए मंथली जनरेट कर रही है, तो दोनों की वैल्यू
जब जो उस शॉप का मालिक होगा, जब वो किसी को बेचेगा तो वो इस बुनियाद पर तो नहीं बेचेगा कि यहाँ ये शॉप है, इसकी जो चारदीवारी और ये जो छत है, ये इसकी आ गई वैल्यू 2 लाख रुपया, और इसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू आ गई 7 लाख रुपया, 7 और 2 9 लाख रुपए की ये दुकान आपको दे देंगे, जबकि वो दुकान तो 10 लाख रुपया मंथली दे रही है। तो उसकी अपनी एक जो वैल्यू है वो जो वो कंसीडर 7 होगी, इससे वैल्यू शेयर की जो डिटरमिन होगी। ये बड़ी समझने वाली बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि सिर्फ इस एक पॉइंट को आपने नहीं रखना ज़हन में कि ये भाई टोटल वैल्यू शेयर की जो 1 लाख रुपया है और बस ये 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और ये अब देख लेंगे कि कंपनी कितनी पॉपुलर है, उसके शेयर की जो सर्कुलेशन होती है बिजनेस की, उस सर्कुलेशन के नतीजे में उसको प्रॉफिट वो 1 लाख रुपया कितना दे रहा है। ये तो 1 लाख रुपए मैंने आपको बताया फर्जी वैल्यू, बाद का 10 करोड़ रुपए का उसका शेयर है, 10 लाख रुपए का है, 20 लाख का है, 20 लाख रुपए का उसका शेयर है, ये फर्ज किया उसको मंथली जो है वो 50 लाख रुपए दे रहा है, 1 लाख रुपए उसको दे रहा है मंथली। उसकी वो जो इनकम जनरेट हो रही है उसको साथ वैल्यूएट किया जाएगा। ये नहीं है कि शेयर की वैल्यू 20 लाख रुपए थी तो 20 लाख रुपए उसने उसको दिया और ये ले लो, बल्कि उसकी इनकम को साथ वैल्यूएट किया जाएगा। ये मैं आपको जो वो अंडरस्टैंड करना चाहता कि ये वैल्यूएशन पहले लगेगी। उसके बाद अलॉटमेंट इज द एप्रोप्रिएशन टू अ पर्सन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन फॉर अ शेयर इज एन ऑफ टू टेक अ शेयर वेयर द अलॉटमेंट इज एक्सेप्टेंस टू दैट ऑफर बाय द कंपनी। द एप्लीकेशन कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज सो कम्युनिकेटेड। यानी कि जब आप शेयर जो है वो अपना जब ऑफर करेंगे किसी को और अगर आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करें, वही जो कॉन्ट्रैक्ट आपने पार्ट 1 में पढ़ा, वही ऑफर और वही एक्सेप्टेंस, वही टर्म एंड कंडीशन और वही कम्युनिकेशन जो सेक्शन 6 आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने लिखी थी। तो वो अगर उससे पहले अगर वो विड्रॉ कर लेता है अपनी ऑफर को तो फिर वो विड्रॉ है समझ उसको कम्युनिकेट होने से पहले, अगर उसने कम्युनिकेट होगी उसने एक्सेप्टेंस कर ली तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता। वही सेम जो कॉन्ट्रैक्ट के असूल है वो इस पर जो उनका लागू, उनका इतलाक इस पर उसी तरीके से होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर, बाज जगहों पर रिस्ट्रिक्शन भी इसमें है। शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल अनलेस द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द सर्टेन फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। कि जनरल रूल यही है कि कोई भी शख्स जो वो फ्रीली एक शेयर को फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन जो वो ट्रांसफर कर सकता है अनलेस उस पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ने जो वो इंपोज की हो कि फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड ट्रांसफर करने पर ये पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों को ख्याल रखते हुए या इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी कंडीशन जो है वो कंपनी की पूरी करते हुए यू कैन ट्रांसफर द शेयर फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड। अब आ जाते हैं इसका प्रोसीजर। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। प्रोसीजर पर जाने से पहले एक ओवरव्यू सरसरी शेयर क्या चीज है, उसकी जो टाइप्स है वो क्या है, कैपिटल की क्या टाइप्स है, शेयर को ट्रांसफर करने का क्या है, उसका ट्रांसफर करने का प्रोसीजर क्या है, उसके लिए जो डिफरेंट एस्पेक्ट है वो हमने अभी तक आपके साथ जो डिस्कस किए। शेयर को ट्रांसफर करने के हवाले से मैंने आपको बताया कि हर बंदा शेयर जो है ट्रांसफर कर सकता है और ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड ये मूव हो सकती है। और इस पर जो जनरल रूल यही है कि हर शख्स कर सकता है, इस पर कोई कदम नहीं है अनलेस कोई कदम एक्सेप्शनल केसेस के अंदर एओए के जरिए लगाई गई हो। इसकी वैल्यूएशन मैंने आपको बताया कि सिर्फ वही वैल्यू डिटरमिन की जाएगी जो डॉक्यूमेंटेड है, बल्कि इसकी वो वैल्यू भी इसके अंदर काउंट होगी जो वो शेयर जो वो इनकम जनरेट कर रहा है, वो भी इसके साथ पार्ट एंड पार्सल कंसीडर की जाएगी। अब आ जाते हैं कि प्रोसीजर में सबसे पहला मामला है एप्लीकेशन का। कंपनी का इंटरव्यू मामला है। एक शेयर होल्डर किसी दूसरे बंदे को जो अपना शेयर जो सेल कर देता है, ऑफ कोर्स जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को ही दी जाएगी। और वो किसको देनी है एप्लीकेशन, बेसिकली तो ये है कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो वो मेंशन है। एप्लीकेशन कौन दे सकता है, ट्रांसफरर दे सकता है, ट्रांसफरी दे सकता है, जो बेच रहा है वो दे सकता है, जो खरीद रहा है वो दे सकता है। An application for the transfer of the shares made transferred or transferee made application to the transfer for the transfer of the share। यानी कि एक एप्लीकेशन दी जाएगी कंपनी की मैनेजमेंट को दी जाएगी, वो डायरेक्टर हो, वो चीफ उनका हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चीफ एग्जीक्यूटिव हो,
या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर स्पेसिफिकली इस ड्यूटी के लिए असाइन किया गया हो, जो भी, ये कोई फिक्स नहीं है बात, ये केस टू केस, कंपनी टू कंपनी ये सिचुएशन वेरी करती है। ट्रांसफर की बाबत उन्होंने जिस शख्स को जो है वो अथराइज किया होगा, उस कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जरिए ज़ाहिर उसी शख्स को आपने ये एप्लीकेशन देनी है। In case application is made by the transfer, where the application is made by the transfer and the share transferred are partly paid, the company should give a notice thereof to the transfer. If no objection is raised to the proposed transfer by the transferee within 15 days from the date of the receipt of the notice, the company may register the transfer. अच्छा, जिस तरीके से हम आपको ये बात बता रहे थे, ये पेड अप और अनपेड और ये सारी चीजें आपके साथ बताइए, जिन्होंने आपके जहन में होगी कि एक ऐसा शेयर ट्रांसफर होने जा रहा है जो जिसकी पेमेंट या तो हुई नहीं कंपनी को, और या हुई है तो पार्टली हुई है, तो कंपनी इस बाबत उस ट्रांसफरी को जो अब उस शेयर को खरीद रहा है नोटिस नोटिस में लाएगी, और अगर उसको कोई एतराज नहीं है 15 दिन के अंदर उसको टाइम जो दिए, अगर उसको इस पर कोई एतराज नहीं है, ज़ाहिर एतराज अगर नहीं है तो फिर जो अनपेड था उसको अगर पेमेंट उसको करनी होगी, कंपनी को तो ज़ाहिर पेमेंट करनी है, और फिर वो फ्रेश जो ट्रांसफरी है जिसने अभी जो शेयर परचेज किया है वो कंपनी को पे करेगा, लेकिन अगर उसको कोई एतराज है तो फिर ये ट्रांसफर नहीं होगी। ये अगर एप्लीकेशन कौन देता है? ट्रांसफर, यानी जो शेयर होल्डर है कंपनी का, शेयर बेच रहा है, अगर बेच रहा है और अगर शेयर अनपेड है या पार्टली पेड है तो कंपनी फॉर्मली जो है वो ट्रांसफरी को इस बाबत इंटीमेट करेगी, उसको नोटिस करेगी, उसको 15 दिन का टाइम देगी कि वो अपना ऑब्जेक्शन जो है उस बारे में सबमिट करेगा। ऑब्जेक्शन तो उसका तो फिर वो ऑब्जेक्शन उसका मैक्सिमम ये हो सकता है, मैं नहीं सुनता, ये मैक्सिमम उसका ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता तो फिर कंपनी उसको ट्रांसफर कर देगी, लेकिन जो लायबिलिटी उसकी थी, उसके सेलर की थी टुवर्ड्स कंपनी, वो लायबिलिटी अभी फ्रेश बायर की हो जाएगी टुवर्ड्स कंपनी। जो पेमेंट कंपनी को उसने नहीं की थी वो अब इसको करनी है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आता होगा कि जी पैसे दिए हुए नहीं थे और जो है वो उसने फिर क्यों उस शेयर को जो है वो खरीद लिया, वो कंपनी से क्यों नहीं खरीद लेता? कंपनी ने ऐसे में शेयर इशू कर दिया था, पेमेंट बाकी थी, लेकिन कंपनी ने शेयर इशू कर दिया था, कंपनी को नहीं कर सकती अब शेयर इशू, फर्दर रिजर्व शेयर को नहीं शेयर करने थे, तो इसलिए अब उसने खरीदा क्यों? वो इसलिए कि चूंकि और शेयर तो फॉर सेल है नहीं है, और शेयर जो वो कार्ड अप है नहीं है, इशूड है नहीं है, तो ये शेयर जो वो फॉर सेल था उसने वही खरीद लिया। उसमें ज़ाहिर कोई उसने कंपनी की जो बिजनेस की सर्कुलेशन हुई होगी उसको देखा होगा, जरा वो खरीदने वाला होता है उसका भी अपना एक्सपीरियंस होता है कंपनी की बाबत बिजनेस फील्ड के हवाले से, तो इसलिए उसने खरीदा कि यार ठीक है जब पेमेंट नहीं हुई कंपनी को पेमेंट नहीं कर दूंगा, तो चूंकि ये कंपनी का बिजनेस ठीक सर्कल हो रहा है तो प्रॉफिट इसमें आ सकता है, मुमकिन प्रॉफिट है, तो इसलिए वो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कंपनी को देनी है वो पे करके उसका जो शेयर है वो खरीद लेगा। इन केस एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरी, if the application is made by the transferee or the share are fully paid, no notice is necessary। अगर जब ये एप्लीकेशन ट्रांसफरी देता है और जो पेमेंट है शेयर की जो कंपनी को देनी है वो अगर फुली पेड है तो कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ गया कि एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर, वो डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर होगा उनके दरमियान, ये ट्रांसफर और ट्रांसफरी के दरमियान इस तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर होगा, इसको इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, जिसमें ट्रांसफर और ट्रांसफरी के दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशन पर मुश्तमिल होगा। ये डीड्स जितनी भी है जब आप पार्ट 3 में पढ़ाएंगे तो वहाँ जब वो आपको एक सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाएगा लीगल ड्राफ्टिंग, तो उसके अंदर जो वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स मुख्तलिफ डीड्स जो है वो आपसे ड्राफ्ट करवाई जाएगी, ये आपका निसाब का हिस्सा है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना कि ये डीड्स हम जो है ड्राफ्टिंग नहीं कर सकेंगे, आप LLB पार्ट 3 के अंदर इंशाअल्लाह सीखेंगे।
सारे दस ध्यान में रखिए कि उनके दरमियान एक इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर होगा ट्रांसफर और ट्रांसफर के दरमियान, बेचने वाले और खरीदने वाले के दरमियान रिगार्डिंग दैट शेयर। The instrument of transfer must be executed both the parties, that of the transfer and the transferee, particular of the instrument, name of the transferee, address of the transferee, occupation of the transferee। यानी उसके अंदर वो पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन तय होगी, ट्रांसफरी का जो नाम पता है, नाम पता ट्रांसफरी का ज्यादा इसलिए फोकस किया गया है कि ट्रांसफर तो जा रहा है, ये दूसरे एक तो जा रहा है, दूसरे नंबर पर उसके पार्टिकुलर्स तो पहले ही कंपनी के पास मौजूद है। अब ये फ्रेश इंडक्टी है जो कंपनी के अंदर इंडक्ट हो रहा है शेयर होल्डर, ये शेयर परचेज करने के बाद, इसलिए इसका जो पार्टिकुलर्स है वो कंपनी को मुहैया करने, कंपनी को देने जरूरी है। स्टेप वन, the instrument of the transfer should be duly stamped। इसके बाद उस कंपनी की जो स्टैंप है उस डॉक्यूमेंट पर जो लगेगी, डिलीवरी or to the company, the instrument should be delivered to the company along with the certificate relating to the share transfer। वो जो स्टेप है और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो फार्मली कंपनी को जो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, उसको जो सेंड कर दिया जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ये जो भी है, ये जो डीड उनके दरमियान जो तैयार होगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट तैयार होगा, ये प्रिस्क्राइब्ड ऐसे फॉर्म के अंदर वो ये फॉर्म जो कंपनी इशू किया हुआ होता है, जिसके अंदर उन्होंने जिस तरीके से जब आप देखें ना दाखिला भेजते हैं किसी भी क्लास का, तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी ने एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है दिया होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई वाइट पेपर पकड़े और उस पर जो है अपने हाथ से जो लिखें या टाइप करवा लें इस कंप्यूटर पर बैठ के कि जी मैं LLB पार्ट 3 का जो या पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ और मैं फलाना सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा ये रोल नंबर है, मेरी यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज अफिलिएटेड है और अभी ये मैं पेपर देना चाहता हूँ, मुझे पेपर देने और ये जो फीस है ये मैंने दे दी। ऐसी इस तरीके से तो नहीं होता ना। आपने यूनिवर्सिटी के इशू करदा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वो फॉर्म जो यूनिवर्सिटी ने आपको इशू किया और आपके कॉलेज के पास पहुंचता है और कॉलेज आपको जारी करता है, उसको आप फिल करते हैं, उसको आप साइन करते हैं, तो वो आप सबमिट करते हैं वापस कॉलेज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी आपको रोल नंबर इशू करती है, उस पर आप पेपर देते हैं और आप पास होते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी ये नहीं है कि वो बाहर बैठकर कहीं भी या वो कोई डीड या कोई इंस्ट्रूमेंट जो तैयार कर ले, बल्कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पर जो उनको वो इंस्ट्रूमेंट तैयार करना होता है जो कि रिलेट करता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर और ट्रांसफर के डेट के बाबत। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विल बी एग्जामिन्ड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी से मुराद वो कंपनी की अथॉरिटी। ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पर ये जो डेट तैयार हुई ट्रांसफर और ट्रांसफर के दरमियान, ये ड्यूली जब वो इसको एग्जामिन किया जाएगा, पर एग्जामिनेशन को अथॉरिटी करेगी। अथॉरिटी से मुराद कंपनी की अथॉरिटी। अथॉरिटी में इसलिए लिखा, किसी स्पेसिफिक ऑफिस का नाम नहीं लिखा, इसलिए कि इट डिपेंड अपॉन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आपको ये बार-बार ये बात आपके ज़हन में मैं इसलिए रिपीट करता रहता हूँ कि आपके ज़हन में ये बात क्लियर हो जाए कि जिस दिन मैंने आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इट डील्स विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इट प्रोवाइड द मेथड एंड द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू होल्ड and to conduct its business internally। ये कंपनी के अपने इंटरनल मामलात हैं कि किस मामले में डायरेक्टर को इख्तियार है, किस मामले में एडिटर को इख्तियार है, किस मामले में सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी को इख्तियार है, किस मामले में ऑफिसर ऑफ द, किस मामले में एडमिन ऑफिसर इख्तियार है, किन मामलों में शेयर होल्डर से पूछना है, किनसे नहीं पूछना है। ये सारी बातें जो डिपेंड अपॉन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो इस हवाले से क्या चीज जो प्रोवाइड करता है। तो मुराद अथॉरिटी से मुराद कंपनी की वो अथॉरिटी जो फॉर्मली इस जिम्मे में अथॉराइज्ड हो। अप्रूवल ऑफ द ट्रांसफर। उसके बाद जो वो ट्रांसफर इज प्रेजेंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेयर द ट्रांसफर इज अप्रूव्ड। इसके बाद वो जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है, सबमिट कर दिया जाता है और वो इसको फॉर्मली जो वो अप्रूव कर देते हैं। इश्यूएंस ऑफ न्यू सर्टिफिकेट, जिस तरीके से प्रायर ट्रांसफर के पास एक सर्टिफिकेट था, एक शेयर होल्डर की हैसियत से उसके पास एक सर्टिफिकेट था, एक डॉक्यूमेंट था, उसी तरीके का एक न्यू सर्टिफिकेट जो न्यू ट्रांसफरी को जब इशू कर दिया जाएगा। न्यू सर्टिफिकेट इज साइंड एंड सील्ड अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एंड हैंडेड ओवर टू द न्यू शेयर होल्डर। वो उसी तरीके से जिस तरीके से पहले शेयर होल्डर के पास
जो वो साइन सील किया हुआ वो डॉक्यूमेंट जो मौजूद था उसी तरीके से न्यू शेयर होल्डर को उसको ट्रांसफर करेगा। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ द ट्रांसफर, हाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो है वो एक रजिस्टर अपने ऑफिस में मेंटेन करती है जो सिर्फ इस बाबत जो है वो होता है कि कौन सा शेयर आया और कौन सा शेयर गया। ठीक है, किसने अभी हमारे शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, उनमें से किस किसने अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दिया और किस किस को ट्रांसफर कर दिया, इस बाबत जो है वो आप एक डॉक्यूमेंट जो है मेंटेन करते हैं। ये बात आपको ज़हन में मजीद कंफर्म तब होगी कि जब मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी साथ अपनी बात समझाऊँ। जिस तरीके से पटवारी के पास एक रजिस्टर होता है जिसको रजिस्टर इंतकालात कहते हैं, कि जब भी कोई बंदा जो प्रॉपर्टी अपनी सेल करता है या परचेज करता है तो उस बाबत एक इंतकाल दर्ज होता है, या किसी डिग्री के नतीजे में किसी को मिलती है, या विरासत के नतीजे में किसी को मिलती है, या हिब्बे के नतीजे में किसी को मिलती है, या एक्सचेंज के नतीजे में किसी को मिलती है, या गवर्नमेंट के राजस्व में किसी को मिलती है, व्हाटसोएवर इज उसकी बाबत एक इंतकाल का मतलब मुंतकिल होना। इंतकाल ये जो फोत हो गया जी फलां बंदा इंतकाल करके, इसका भी मतलब ये होता है कि इस जहां से उस जहां में मुंतकिल हो गया। तो वहां जो पटवारी के पास रजिस्टर इंतकालात है, म्यूटेशन रजिस्टर उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका भी मकसद ये होता है कि ये प्रॉपर्टी इस नाम से इस नाम पर मुंतकिल होगी। तो ये रजिस्टर पटवारी के पास होता है, और जब भी कोई किसी उसके मौजे के अंदर, जिस मौजे के अंदर वो पटवारी मौजूद है, जिसकी बाबत उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने की बाबत जो वो हुकूमत वक्त ने उसको एतराज किया हुआ होता है, उस बाबत जो अपना रजिस्टर अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम, कि जो प्रॉपर्टी जिस लिमिट में जिस खसरे में ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, वो उसको साथ साथ जो उसको अपडेट करता रहता है, मेंटेन करता रहता है, जिससे ये पता चलता रहता है साथ साथ कि जगह किसकी थी और किसकी होगी, और आप किसकी है और आप किसकी और आप किसकी है। तो यहाँ भी एक रजिस्टर होता है ट्रांसफर, जो कंपनी जो उसको मेंटेन करती है, कि जिसके अंदर मुख्तलिफ जो शेयर्स हैं उनको टाइम टू टाइम जो अपडेट किया जाए। उसके बाद आ गई बोर्ड नॉट टू रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ द शेयर। बोर्ड जो है वो मोस्टली इन जनरल केस जनरली जो है वो जितने भी उसके पास इस तरह की जो चीज़ आती है ट्रांसफर की बाबत को डीड आती है, तो इंस्ट्रूमेंट आता है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर होता है, रिक्वायरमेंट कंपनी की पूरी की हुई होती है, और उसको जो वो नॉर्मली अप्रूव ही करता है। लेकिन बात सूरतें ऐसी होती है जहाँ उसको डिक्लाइन भी करता है, इनकार भी करता है। वो है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन रिफ्यूज टू रजिस्टर द शेयर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस: द शेयर इंस्ट्रूमेंट इज डिफेक्टिव, इफ द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इज इनवैलिड, और तीसरी बात कि कंपनी हैज लियर ऑन द शेयर दैट कॉल्स ऑन द शेयर आर अनपेड, और इफ द ट्रांसफर इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कंपनी। यानी कि ये 3-4 सूरतें हैं कि जिन सूरतों के अंदर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं ये उसको अप्रूव नहीं करते, इस ट्रांसफर को जो फॉर्मली अप्रूव नहीं करते, और ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। जब डायरेक्टर्स को अप्रूव नहीं करेंगे तो ये नहीं होगी। पहली सूरत यह है कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिफेक्टिव है, ये सबसे पहली सूरत है कि जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है वो डिफेक्टिव है। फर्स्ट ये डिफेक्टिव किस तरह हो सकता है कि वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जो कंपनी का आपने इशू कर दिया हुआ एक सर्टेन फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, जिस पर जो वो ट्रांसफर किया जा सकता था उस पर नहीं है, ये उसका एक डिफेक्ट हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट का। उसके अंदर पार्टिकुलर्स नहीं है, वेरिएशन नहीं है, एम्बिग्युइटी है, कोई डिस्क्रिप्शन जो है वो वजाहत नहीं है, तो ये एक वजह हो सकती है उसकी डिसअप्रूवल की। दूसरी हो सकती है कि इफ अ ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इनवैलिड, अगर जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो इनवैलिड है, आई ऑफ लॉ, यानी उसके ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, वो डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप पढ़ते हैं ना अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, अनलॉफुल एग्रीमेंट, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट जो फॉरबिडन बाय लॉ है, व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके तहत अगर वो ये समझते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऐसा कर दिया गया है इस शेयर की ट्रांसफर की बाबत जो कि इनवैलिड है,
अच्छा, इनवैलिड होने की वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने उस पर जो फोर्सफुली वो प्रिपेयर करवाया हो, अंडर क्वेश्चन किया हो, अंडर फ्रॉड किया हो, उसकी कंसेंट जो है फ्री ना हो। सो मेनी रीजंस आर देयर दैट कैन बी cause for the disapproval of the instrument for being approved for the transfer of the share from one hand to the other hand। तो ये भी वजह इसकी हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि उस कंपनी का उस पर कोई लियन हो, कोई भार हो। ये देख रहे हो कि जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी आपने में से अक्सर स्टूडेंट्स ने ये चीज़ देखी होगी अपनी ज़िंदगी में कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई बैनामा जो वो तैयार किया जाता है, कोई तबादलानामा तैयार किया जाता है, कोई रहननामा तैयार किया जाता है, तो उसमें एक जुमला लिखा जाता है कि ये जुमला बारे कफालत से मुबर्रा है। बारे कफालत से मुबर्रा होने से मुराद ये है कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी, ये जो जरी ज़मीन या प्लाट या घर या प्लाट जो कुछ भी हम जो है वो इस बंदे को सेल कर रहे हैं, यानी सेलर ये बात लिखता है अपनी उस डीड के अंदर जो बैनामा तैयार होता है कि ये जो मैं फलां प्रॉपर्टी जो फलां खसरे में है तदादी इतने कला लेते मरले और फलां कीमत नंबर फलां खतूनी नंबर जिसका मैं बदलिया इंतकाल नंबर 100 मालिक करार पाया हूँ और ये जो मैं मिस्टर बी को बेच रहा हूँ ये जुमला बारे कफालत से मुबर्रा है। इट मीन्स कि इस प्रॉपर्टी पर ना किसी का रेंट है, ना लियन है, ना मैंने किसी को ये पट्टे पर दी हुई है, ना मैंने बैंक में इसको जो मॉर्गेज किया हुआ है, ना कोई कोर्ट के अंदर मैंने कोई जमानत दी हुई है, ना रियासत वक्त ने इसको जब्त करने की बाबत जो कोई ऐसा फैसला सादर किया हुआ है, ना कोर्ट ने किया हुआ है। यानी ऐसा कोई बार इस पर नहीं है और आई एम एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द सेम टू द अदर पर्सन। तो ये आप उस पर जो मेंशन करते हैं। अगर ये इसका मकसद ये होता है, आप बेसिकली यही बता रहे होते हैं, आप इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई लियन नहीं है, किसी का कोई बार नहीं है, कोई जिम्मेदारी इस प्रॉपर्टी के जिम्मे किसी चीज की नहीं है, ना अदालत की, ना हुकूमत की, ना किसी और प्राइवेट शख्स की। तो ये इन सारी चीजों से तो जहां भी ट्रांसफर ऑफ लियन, ट्रांसफर ऑफ द शेयर के बाबत भी ये बात देखनी जरूरी होती है कि उस ट्रांसफर उस शेयर पर कंपनी का कोई लियन तो नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई बात तो नहीं है, कोई उस शेयर होल्डर पर कंपनी की तरफ से कोई जिम्मेदारी तो नहीं है, वो ट्रांसफर हो सकता है। अगर वो तमाम तर जिम्मेदारियों से मुकर्रर और पाक होगा ज़ाहिर है तभी वो ट्रांसफर होगा। इस तरीके से द कॉल्स ऑन द शेयर आर अनपेड, ये जो हुआ शेयर जिसको ट्रांसफर की इस पेमेंट अभी कंपनी को नहीं हुई, तो अगर वो नया ट्रांसफर ही दे देता है तो फिर तो ठीक है, फिर तो लियन उतर गया। लेकिन अगर वो न्यू भी नहीं देता है और वो अभी इस हैंड से उस हैंड पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत में कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं फॉर दी ट्रांसफर पर्पस। लास्ट वन है इसका, इफ द ट्रांसफर इज नॉट अप्रूव्ड बाय दी कंपनी। अगर कंपनी ये समझे कि ये जो न्यू ट्रांसफर है इसको हमने ये नहीं देना, अब ये इसको न देने में कोई अना का असर नहीं हो सकता, कुछ सॉलिड जो है उसके अंदर रीजन होनी चाहिए कि इसको क्यों नहीं देना। क्या कोई वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट ऐसा कि जिसका एलियन एनिमी से कोई रब्ता है, या वो कोई फार्मर है, या कोई फार्मर में जो किसी दुश्मन मुल्क से हमारे को उससे तल्लुक रखता है, या किसी ऐसे मुल्क की किसी एजेंसी से तल्लुक है जो हमारे मुल्क की सॉलिडिटी, उसकी इंटीग्रिटी और उसके डिफेंस और उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जो है वो हो सकता है, जो है ना पर्सोना नॉन ग्रेटा, ठीक है, जो या वो टेररिस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो कंपनी ने देखनी है कि कहीं कंपनी का शेयर होल्डर जो वो ऐसा शख्स ना बन जाए जो रियासत को किसी जुर्म में मतलूब है, तो किसी कोर्ट को जो वो मतलूब है, या किसी दुश्मन मुल्क के किसी एजेंसी से कोई रब्ता है, या कोई उसके नतीजे में जो इस कंपनी के न सिर्फ बिजनेस को जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है, ग्रैब कर सकता है, बल्कि वो इस मुल्क को भी जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ को भी एश्योर करना कंपनी की जिम्मेदारी है बिफोर एंटरिंग अ पर्सन एज ए शेयर होल्डर आफ्टर परचेजिंग अ शेयर फ्रॉम द प्रायर शेयर होल्डर। तो इस सूरत में भी अगर कंपनी को ऐसा लगे तो कंपनी मे डिक्लाइन इट्स अप्रूवल फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर। उसके बाद है अगर ये डिक्लाइन हो जाती है
तो उस सूरत में आप अपील जो वो आपका राइट है, अपील आप जो वो कर सकते हैं। अपील किसके पास करनी है, कितने अरसे में करनी है, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपने विदिन 60 डेज अपनी अपील जो कमीशन के पास करनी है। तो कमीशन को सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 का जो डिफाइन किया गया है कि कमीशन मीन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यू कैन फाइल योर अपील रिगार्डिंग दिस ऑर्डर, this disapproval order made by the director of the company. You can approach preferred an appeal before the Securities Exchange Commission of Pakistan within 60 days, and in which you have to present your contention regarding the grievance regarding this disapproval. So this is the whole story regarding the transfer of share. Till yet we have discussed the share, what is share, what are the types of share, what are the capital, what are the different capital. I have discussed, there is an example with its different speculated figures. I have elaborated the capital aspect before you. We have discussed the types of share, and we have discussed the transfer of share from one end to the other end. We have discussed in detail its procedure, its different aspect, its different angles, and its different requirement in detail. Till yet, if you have any question regarding the matter of share, you can put upon me. I am available for you. So this is the topic of share. अभी हमारा ये टॉपिक जो खत्म नहीं हुआ है, अब हम इस थोड़ा सा आगे चलेंगे और वो देखेंगे हम मोस्टली जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने थोड़ा सा इसको देखना है कि रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल जो है वो उसका क्या तरीकाकार है, वो क्या चीज़ है। थोड़ा सा इसी से इंटरलिंक जो वो टॉपिक है, उसमें मोस्टली चीज़ें तो यही हैं जो हमने आपके साथ वो शेयर की हुई हैं, लेकिन रिडक्शन क्या है और ये किस तरीके से होती है और इसको कौन सा रिलेवेंट जो वो लॉ जो वो डील करता है। इजाफी जो सेक्शन एक तो सेक्शन 263 और सेक्शन 74 to 80 मैंने आपके सामने मेंशन की है। इसके साथ जो सेक्शन 89 to 97 जो वो साथ में मेंशन करता हूँ। फर्दर लॉ जो है उस पर जो डील करता है वह है सेक्शन 89 to 94 ऑफ कंपनी एक्ट 2017। हम क्या देखने जा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ दी शेयर कि ये क्या चीज है। मैं अभी जब वो शेयर को दोबारा डिफाइन नहीं करूंगा, शेयर की काइंड दोबारा डिफाइन नहीं करूंगा, ये शेयर जो कैपिटल की ये जो टाइप्स हमने देखी इनको नहीं दोबारा करूंगा। इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ट्रांसफर भी मैंने आपको बता दूंगा, उसको भी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हम ये जो लास्ट में आपको पॉइंट बताया था रिड्यूस इन शेयर कैपिटल, तो अब ये लास्ट पॉइंट है जो हमारा इस वक्त डिस्कशन का हिस्सा रहेगा इससे आगे इस लेक्चर के अंदर कि रिड्यूस इन शेयर कैपिटल क्या चीज है। तो इसको एक रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल मींस रिड्यूसिंग ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो पेड अप कैपिटल है ये इसके अंदर रिडक्शन लाना, रिड्यूस किसको कहते हैं, कमी लाना, उसको कम करना। या के चलते बताता हूं कि कैसे कम करना। सर दस के जो पेड अप आपका कैपिटल है, ये वाला पेड अप कैपिटल है, इसके अंदर कमी लाना। ये कमी कैसे आएगी, क्यों आएगी, इससे क्या एस्पेक्ट है, तरीकाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। कंडीशन, सबसे पहली बात कि क्या कंडीशंस होंगी कि जिनमें आप अपने शेयर को अंदर जो है कमी ला सकते हैं। द कंडीशंस फॉर द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल आर एज अंडर प्रीवियस ऑफ द इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप इस बाबत अथराइज हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। As and when you have formed your company, you have prepared your document, that is the article of association. You have to mention there the way, the method and the authority to reduce your share capital in future if you need. So
तो सबसे पहली बात क्या कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा था कि उस डॉक्यूमेंट को जो प्रिपेयर करने वाले हैं, दैट मस्ट बी एक्सपर्ट एनफ ऑफ द कंसर्न फील्ड। वो ये बात समझते हैं कि कौन सी क्लास उन्हें आज रखनी है तो कल में कब आएगी। इस पर मैं जो है वो आपको एक बात सुनानी बहुत जरूरी हो गई। यहाँ एक जो है वो किसी राजनीति ने ना कोई वक्फनामा तैयार किया, ये प्रिंटिंग में दनियाल की बात है। एक बंदे ने जो अपनी जमीन जो वक्फ की मस्जिद के लिए 10 बंदे, और दूसरे बंदे ने उसी गली में जो अपनी जमीन जो वक्फ कर दी मस्जिद के लिए। अब हुआ क्या कि जब वो एरिया में मोहल्ला बैठे, उन्होंने कहा कि इस प्लाट पर फर्क है, उनके 2 प्लाट के नाम ए और बी थे। एलिया ने मोहल्ला ने कहा कि ये बी जो है वो ज्यादा सूट करता है, इस पर जो हम अपनी मस्जिद जो तामीर कर लेते हैं। अब ए ने भी जो जगह थी वो भी वक्फ की हुई थी, और उस पर वक्फनामा बना हुआ। इस वक्फनामे में क्या नुक्स था वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो आपको यहाँ कहा पाएगा कि जो पहली प्रोविजन थी कि प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी मेंशन, वो ये कानून ये है कि वक्फ आप एक दफा कर दें, और अगर आपने उसके अंदर जो वक्फ को विड्रा करने का हक महफूज नहीं रखा तो आप उसको वक्फ वापस नहीं ले सकते किसी सूरत में। अब वाकई वो बंदा बड़ा अच्छा था, उसने जब मौला ने बी प्लाट पर जो वो फैसला किया कि मस्जिद तामीर करने का, ठीक है बी पर ही कर रहे, वो साहिब हैसियत भी था, उसने जब अपनी तरफ से कुछ पैसे 2, 4, 10 लाख 15 लाख जो वो दे सकता था उसने दिए, उसी को जो बी पर भी तामीर करा, और ये प्लाट इस तरह वो जो पड़ा रहा। अब वो ये चाहता था कि ये प्लाट वैसे पड़ा हुआ है, तो ये जो वक्फनामा है इसकी मियाद पर इसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो ये नहीं चाहता था कि ये प्लाट बेच कर मैं पैसे ले लूँ, मस्जिद तो मैं तुम्हें पैसे दे चुका हूँ। ये चाहता था कि ये प्लाट जो बिक जाए, ये प्लाट किसी और इस्तेमाल में आ जाए, और ये प्लाट जो रियासत के हवाले कर दूँ, किसी के हवाले करूँ, किसी डिजर्विंग के हवाले करूँ, इसके पैसे हवाले करूँ, कुछ करूँ, लेकिन इस पर से ये जो कदगर है ये हट जाए। इसके लिए वो कोर्ट में गया। कोर्ट में तो पहले में वकील नहीं था, उसमें नीचे कोर्ट में जो उसका ये दावा जो खारिज हो गया। उन्होंने कहा जी आपने तो राइट टेबल में आपको नहीं रखा। अपील के टाइम में मुझे इंगेज किया। ये मेरे प्रोफेशनल 11 साल प्रोफेशनल कैरियर के अंदर ये पहली दफा ऐसा था कि मैंने रोस्टर पर खड़े हुए जज साहब को ये कहा, जज साहब ने मुझे कहा जी कि आप इस अपील के अंदर जो है वो क्या कहते हैं वकील साहब, नीचे वाली जब आप अपील करते हैं तो अपने यही कहते हैं कि नीचे वाला फैसला गलत है। तो मैंने जज साहब को कहा कि सर नीचे वाले जज साहब ने फैसला तो सही किया है। मैंने क्या कहा कि फैसला तो उन्होंने सही किया है, ज़रा वो मैंने बड़ा देखा, उसको बड़ा ढूंढा, कानून के अंदर गुंजाइश निकालने की बड़ी कोशिश की, मगर उसके अंदर गुंजाइश नहीं निकल रही थी। तो मैंने सिंपली ये कह दिया कि जनाब नीचे वाले जज साहब ने फैसला सही किया है, लेकिन अगर जनाब ये मुनासिब समझते हैं, जनाब के पास डिस्कशन पावर है, सारी बात वो मैंने की, तो अगर आप इसको जो है वो मुतबादल इसको सेल आप करने के हवाले से कर दें, तो वो पैसे पर आप कंडीशन लगा दें, वो पैसे फलां जगह पर फलां वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के अंदर दे दें तो ये वहाँ दे देगा, या फलां इस पैसे से आप फलां चीज़ जो कर लें, तो वो जो कोर्ट कंडीशन इस पर आयद करेगी वो पूरी नहीं आएगी। लेकिन जज साहब ने ये कहा कि मैं उस प्रोविजन से तो बाहर नहीं जा सकता, और ऑफकोर्स वो सही कह रहे थे, और वो नहीं जा सकते। तो कहने का मकसद कि वो ड्राफ्ट बंदे ने तैयार की, वो वक्फनामा जिसने तैयार किया उसमें राइट रिजर्व नहीं रखा उसके पास। राइट रिजर्व न रखने के नतीजे में वो आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बताता हूँ वो प्लाट नहीं बना हुआ है, और उसका कोई मिशन नहीं है, कोई मकसद ये पर पड़ा हुआ। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आपने अगर मुस्तकबिल में ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये प्रिपेयर आप करवाते हैं, तो इसीलिए आप ये प्रमोटर से करवाते हैं, इसलिए आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट से करवाते हैं कि वो फ्यूचर सीन को मद्देनजर रख के ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो उनके अंदर आप एक राइट रिजर्व रख देंगे, प्रोविजन आपकी मौजूद होगी कि आपने अगर फ्यूचर में ये जो रिड्यूस करना है शेयर कैपिटल को, तो यू कैन डू सो। अगर आपने यहाँ राइट रिजर्व नहीं रखा तो फिर जो पूरी आपको यहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी, या फिर कोई गुंजाइश आपके पास बाकी नहीं रहेगी। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका राइट जो है रिजर्व हो आपके इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर।
दूसरा कि स्पेशल रेजोल्यूशन, आप वही जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मीटिंग्स की बात बताया कि कोई भी चीज़ आप करते हैं, कोई फैसला नया करते हैं, कोई नई आप उसमें तब्दीली लेकर आते हैं, तो यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। आप जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग के लिए आप रेजोल्यूशन पास करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है कि पिटीशन इन द कोर्ट आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, अ पिटीशन शैल बी फाइल्ड टू द कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डायरेक्शन। इसके बाद जब वो आप कोर्ट के अंदर एक लगाएंगे पिटीशन, यानी पहली बात कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप ऑथराइज हो कि आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग के लिए कंपनी पास करें कि वो अपने शेयर कैपिटल को जो है रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। और तीसरी बात है कि जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें तो इसको कंफर्म जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से जो है जाकर करवाएं, और वो कोर्ट जो है वो आपकी इस रेजोल्यूशन की सूरत में आपके मामले को सुनकर जो इस पर एक फैसला सादर फरमाएगी, उसको कंफर्म करेगी और उस पर जो कुछ कंडीशंस लगाएगी, उसके अंदर जो एज थिंक एंड फिट एंड प्रॉपर एंड डीन जो होगा वो उसके मुताबिक उसको आपको करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। अब प्रोसीजर क्या है? पहली बात आपका सबसे पहला स्टेप क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है आपको। दूसरा स्टेप क्या है? पिटीशन बाय कंपनी ने एक पिटीशन जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में दाखिल करनी है कि जिसके नतीजे में कोर्ट को आप ये तकादा करते हैं कि वो आप स्पेशल रेजोल्यूशन जो कंपनी ने पास की उसको कंफर्म करवाएं। तीसरी बात है कि यू हैव टू बी इश्यूड अ पब्लिक नोटिस। आपने जनरल पब्लिक को, चूंकि कंपनी बार-बार मैं आपके साथ ये बात ये रिपीटिशन दे रहा हूं उसको कि कंपनी एक पर्सन एक लीगल एंटिटी है और उसकी बाबत जो भी आप तब्दीली लेके आ रहे होंगे वो तब्दीली आपने जो नोटिस करनी है, फौरन तौर पर उसको नोटिफाई करना है, उसको बारे में पब्लिक को इंटीमेशन देनी होती है आपने, ताकि कोई शख्स जो वो उसकी बाबत जो वो उसके साथ वो धोखे में न रहे, वो अंधेरे में न रहे, उसकी बाबत जो चीज़ जानना चाहता है वो जाने, जो तब्दीली आप लेके आए उसके मुताबिक वो अपडेटेड हो, ताकि वो उसके मुताबिक वो कंपनी से लोगों को डील करने में, कंपनी के साथ लेन देन करने में, कंपनी के साथ अपने अफेयर जोड़ने में, कंपनी के साथ अपने मामलात को कंटिन्यू करने में, अपने बिजनेस को जो वो अपडेट करने में, अपने बिजनेस को रिलेट करने में लोगों को जो इस हवाले से आसानी मिले। इसलिए जो है वो यू हैव टू बी इश्यूड अ पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ द कंपनी कोड आफ्टर रिसीविंग द पिटीशन इश्यूड अ पब्लिक नोटिस। जो फिर ये कि कोर्ट भी ये पब्लिक नोटिस जो जारी करते हैं अगर किसी को कोई एतराज है, अगर किसी का राइट जो है एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो डिबेंचर होल्डर हो, या चाहे वो कोई भी किसी लिहाज से भी इस कंपनी से के शेयर को रिड्यूस करने की सूरत में जो वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, तो कंपनी कोर्ट हैज टू कंसीडर, कोर्ट हैज टू इंटीमेट द जनरल पब्लिक for the raising of the objection regarding the reducing of the share capital of the company। उसके बाद अगर कोई आता है, अगर किसी को एतराज है, अगर कोई ये महसूस करता है कि he may be adversely affected in case of reduction in the share of the company, so he can appear before the court and court provide him a reasonable opportunity for being heard। और उसका जो एतराज होगा और अगर वो रीजनेबल है, वो कंसीडरेबल है, वो प्लाजेबल है, वो प्लीडेबल है, अगर तो कोर्ट विल बी कंसीडर दिस ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द मैटर। द कोर्ट हेयर्स ऑब्जेक्शंस ऑफ द क्रेडिटर्स और पर्टिकुलरली द क्रेडिटर्स, द इन्वेस्टर्स, द डिबेंचर होल्डर्स, द पर्सन्स हु गिव द मनी टू द कंपनी ऑन क्रेडिट। तो वो उनके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो उनसे उनके वाबस्ता हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर फर्ज कीजिए कि इस अमाउंट पर उन्होंने उसको लोन इस अमाउंट पर कंसीडर करते हुए अगर लोन दिया हुआ है, तो अगर इसको रिड्यूस करके अगर वो 1 करोड़ से जो वो 70 लाख पर ले आते हैं तो कंपनी की जो वर्थ है वो नीचे आएगी। ऑफ कोर्स तो वो नीचे आएगी तो क्रेडिटर के जो इंटरेस्ट है वो इसमें एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो कोर्ट इसको पब्लिकली नोटिफाई करती है और पब्लिकली नोटिफाई करने के बाद अगर क्रेडिटर अगर अपील होने चाहिए कोर्ट में, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और क्रेडिटर के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको ये एस्टैब्लिश कर कोर्ट के अंदर करना पड़ेगा कि शेयर कम होने की सूरत में वो कैसे जो है वो इस हवाले से इफेक्ट हो सकते हैं। और अगर उनकी बात जो प्लेजेबल प्लाजेबल हो तो कोर्ट कंसीडर करेगी और कोर्ट जो है वो रिडक्शन
इन द शेयर कैपिटल जो को डिसअप्रूव भी कर सकती है, उसको टर्न डाउन भी कर सकती है, जिनको जो कंफर्मेशन के लिए उन्होंने पिटीशन दाखिल की हुई है उसको डिसमिस भी कर सकती है। द क्रेडिटर हैव अ राइट टू ऑब्जेक्ट ओनली इफ द रिडक्शन इन्वॉल्व, जहाँ ये बात करके उन्होंने लगाई क्वालिफाई बनाया इस ऑब्जेक्शन को कि वो क्रेडिटर तभी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनपेड शेयर, ये अनपेड ये कि अगर इनके हवाले से ये लायबिलिटी अगर वो हो तो तब जाकर जो वो क्रेडिटर जो वो कर सकते हैं। क्यों कि उन्होंने, जैसे मैंने आपको ये 2-3 दफा ये बात पहले ये बात समझाई थी कि कंपनी ने जिस तरीके से ये 20 लाख रुपया आप उसने किया, 80 लाख रुपया रिजर्व पड़ा हुआ है, अब कंपनी अपना जो मामला बढ़ाना चाहती है, अब उसको मजीद पैसे की जरूरत है, तो एक सूरत तो यह कि ये शेयर इशू करे। दूसरी सूरत ये हो सकती थी कि ये मैंने अपने लास्ट 2 लेक्चर में आपको ये बात वजाहत की है कि 30 लाख रुपया भी फौरी तौर पर चाहिए, तो एक तो यह कि 30 शेयर इशू करे, लेकिन कंपनी ये समझे कि बिजनेस कम है, अगर 30 शेयर इशू करेंगे तो 30 शेयर का मतलब है कि 20 शेयर पहले हैं, 30 ये 50 हो जाएंगे। जो शेयर जो है 20 लोगों में तकसीम होता था वो 50 लोगों में तकसीम होगा, तो हम जो वो अपना जो कैपिटल रेज करें वो 30 शेयर इशू करने के बजाय हम 30 डिबेंचर इशू करके क्यों ना कर लें, तो फिर ऐसी सूरत में वो 30 लाख रुपए की कर्ज लेते हैं। तो ये चूंकि फिर वो अगर वो कर्ज लेते हैं जाहिर है फिर अनपेड शेयर है, 30 लाख रुपए तो उनको पूरा होगा, ये 80 का 80 इधर ही पड़ा हुआ है, तो 30 लाख रुपए तो उन्होंने कर्ज लिया है, तो अब ये अनपेड शेयर है। अब ये क्या है, ये शेयर तो है टोटल तो 100 शेयर है, उसमें से 20 पेड है, 80 अनपेड है, रिजर्व शेयर है, तो वो अगर उसका वो रिडक्शन आएगी, ऑफ कोर्स कि जो क्रेडिटर होंगे जिन्होंने वो 30 लाख रुपए जो कंपनी को दिया होगा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो वो उसमें एडवर्सली जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ये उनका लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड शेयर और पेमेंट टू एनी शेयर होल्डर ऑफ एनी पेड अप कैपिटल और इफ एनी इज द कोर्ट सो डायरेक्ट। तो ये इतराज़ात अगर उनके होंगे और वो अपराध अगर हैं तो कोर्ट इनको कंसीडर करेगी और उनको उस मुताबिक अकॉर्डिंगली जो है डायरेक्शन करेगी। अगर नहीं है इतराज़ात, अगर कोई ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं लिया या किसी ने ऑब्जेक्शन लिया और वो ऑब्जेक्शन जो सस्टेनेबल नहीं था, वो प्रीडेबल या प्रोसीडेबल नहीं था, वो कंसीडरेबल नहीं था, उसको लीगल जो सैंक्शन उस ऑब्जेक्शन को हासिल नहीं थी, ऐसी सूरत के अंदर जो वो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन आफ्टर हियरिंग द केस द कोर्ट में कंफर्म द रिडक्शन टू सो मच टर्म एंड कंडीशन मे डीम थे एंड प्रॉपर थिंक फिट एंड प्रॉपर, कि अगर कोर्ट ये समझती है कि दूसरे केस को सुनने के बाद कोर्ट ने ये समझा कि यार ये जो रिडक्शन की बाबत जो पिटीशन उन्होंने दाखिल की है ये बिल्कुल सही है और ये मुनासिब है, तो उनको फिर वो कर सकती है, एलो कर सकती है, कंफर्म कर सकती है उनकी रेजोल्यूशन को। लेकिन उसके साथ अगर कोई वो मुनासिब समझे कोर्ट तो सर्टेन टर्म एंड कंडीशन कुछ शराइत जो है वो आयद कर सकती है जो वो मुनासिब इस हवाले से समझेगी। उसके बाद फाइलिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, इफ द रेजोल्यूशन इज confirmed by the court, the certificate of the copy of the court order and the minutes of the resolution must be filed to the registrar. Again, your governing body is SCCP. कंपनी की गवर्निंग बॉडी SCCP है। अगर तो ये कोर्ट ने कर दिया कंफर्म तो फौरन के तौर पर उसकी जो कॉपी है और जो रेजोल्यूशन आपने स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग के लिए पास की थी उसकी कॉपी जो लगाकर आपको रजिस्ट्रार को जो इस हवाले से फॉर्मली इंटीमेट करना होता है ताकि। और फिर ये बात के मोड ऑफ रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल फॉलोइंग द मोड ऑफ शेयर कैपिटल, हाँ इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका हम देख चुके हैं पहले, इसका इफेक्ट क्या होगा इन केस ऑफ रिडक्शन, इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल द कंपनी शुड ऐड द वर्ड, ये आपने इस तरीके से एंड रिड्यूस, जो भी कंपनी का एबीसी जो भी नाम है इस तरीके से इन्वर्टेड कामा के अंदर मैं लिख रहा हूं एंड रिड्यूस, ऐसे ये अपने नाम के साथ वो ऐड करेगी कंपनी।
शायद आपको स्टूडेंट्स को ये मैंने बहुत छोटा लिख दिया, शायद आपको नजर आए, दोबारा इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ या लिख देता हूँ। एंड ये आप कंपनी के नाम के साथ ऐड करेंगे। आपके जो जिस तरह मैंने पहले उसमें एमओए पढ़ाते हुए आपको बताया था कि आप जो प्रिंसिपल ऑफिसर है आप उन पर जो उसका नाम जब मेंशन करते हैं, कंपनी का आप साइन बोर्ड अप्लाई करते हैं, अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं, आप जितनी क्रॉसपोंडेंस है आपकी, उन पर डायरेक्ट आपकी कंपनी का जो नाम है वो मेंशन है। तो वो जो जहां जहां आपका नाम जो है इस हवाले से मेंशन होगा, उस नाम के जो साथ साथ आप इस एंड रिड्यूस के वर्ड को जो वो आप ऐड करेंगे टू इट्स नेम फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन until such time as will be fixed by the court। हाँ, हमेशा नहीं, ये एक सर्टेन टाइम तक होगा, ये वर्ड उस कंपनी के नाम के साथ रहेगा ताकि पब्लिक को आप ये इंटीमेशन उसके नाम से ही जाहिर हो जाए कि भाई जिस कैपिटल पर ये कंपनी पहले खड़ी थी अब ये उस कैपिटल से पर नहीं खड़ी, अब ये उस कैपिटल से कम पर जब वो ये खड़ी है एंड रिड्यूस, फिर वो फौरन तौर पर उनके जहन में कहा जाएगा कि इन्होंने अपना कैपिटल कम कर लिया, कितना कम किया है वो सारा डॉक्यूमेंटेड होगा, रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड जो अवेलेबल होगा, तो फिर वो फौरी तौर पर उसको जब एग्जामिन कर लेंगे उसको जब देख सकेंगे। कितने टाइम तक रहेगा ये डिपेंड अपॉन केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन, कंपनी टू कंपनी कि कोर्ट उनके मालूमी हालात के मुताबिक क्या समझती है कि वो 2 महीने साथ रहना चाहिए, 4 महीने रहना चाहिए, साल रहना चाहिए, 2 साल रहना चाहिए, 6 माह रहना चाहिए, ये डिपेंड अपॉन। In other case, the word should be added or in from the date of the order of the court conferring the reduction unless the court thinks fit to dispense upon और altogether कि या तो फिर ये रेजोल्यूशन की डेट से ही उनको एंड वर्ड रिड्यूस, और अगर कंफर्मेशन का मामला तो फिर कंफर्मेशन की जो डेट है कोई कोर्ट ऑर्डर है उस डेट से जो वो उनको ये वर्ड इसके साथ जो साथ ऐड करना पड़ता है और उस वक्त तक ऐड किया रखना पड़ता है जब तक इसको कोर्ट जो टाइम फ्रेम इसका तयन करती है। ये कम इसलिए भी करते हैं शेयर, लास्ट पॉइंट, कि जब कंपनी ये समझती है कि हमने इनिशियली तो 10 मिलियन पर अपना जो फाउंडेशन कैपिटल अथराइज कैपिटल जो है वो रखा था और अभी जो वो हमारा बिजनेस उस तरह का नहीं है, तो ये कंपनी पर एक लोड है, हमें अपने शेयर जो वो एक्सपेंड करने पड़ते हैं और उस लेवल पर हमारी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है या पब्लिक डिमांड नहीं है उतनी ज़्यादा कि जो प्रोडक्ट हमारी है उसकी पब्लिक में डिमांड कम है। तो जब डिमांड कम है तो जाहिर बात है फिर मुनाफा भी कम है। तो अगर हम 100 शेयर होल्डर है और हमने 20, 40, 50 शेयर होल्डर किए हुए तो ये मुनाफा इनको जो सही नहीं आ रहा। एक वजह जो उसकी ये हो सकती है कि उनको अपना फौरी तौर पर जो अथराइज कैपिटल होगा उसको वो मिनिमाइज करेंगे, उसको कम करेंगे, उसको कंपनी के साइज के मुताबिक करेंगे, जितना कंपनी का बिजनेस होगा। तो ये एक वजह बुनियादी होती है कंपनी का जो शेयर है उसको शेयर कैपिटल है उसको कम करने की। तो ये इसके मुख्तलिफ प्रॉज एंड कॉन्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिबेंचर देखेंगे और प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी देखेंगे। उसके बाद एक लेक्चर होगा इंशाअल्लाह कंपनी को कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो इसको मैं कंक्लूड करूँ तो जाके आपके पेपर भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की खैर तो होंगे। तो टिल यट इतना ही, कोई क्वेश्चन हुआ तो आई एम अवेलेबल। अल्लाह ताला हम सबका हामी और थैंक यू वेरी मच।